साथियों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप युवा दस्तक पर आज युवाओं के साथ बजट पे चर्चा में हैं। क्योंकि पिछले 1 फरवरी को देश का बजट आ गया, जिसको हम यूनियन बजट 2023-24 कह रहे हैं। और इस देश के बजट में युवाओं के लिए क्या है, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज युवा दस्तक के पैनल में हमारे कुछ युवा साथी हैं और हम विश्लेषण करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के आने से पहले देश का जो बजट आया है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को बड़े ही गाजे वाजे के साथ बजट का प्रस्तुतिकरण किया और पिछले 2 दिन से लगातार बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं और उस बजट का जो नाम दिया है कि ये बजट अमृतकाल का बजट है। अमृतकाल, जहां आज़ादी के 75 साल की बात करते हैं कि 75 साल के बाद जो अमृतकाल चल रहा है उसका ये बजट है। और उस अमृतकाल के बजट में युवाओं के लिए क्या है, युवाओं के लिए एक बड़ा सेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने युवा शक्ति बजट करके दिया है। उस युवा शक्ति बजट में क्या है, हमारे पास उसका पंपलेट है। इस बजट को हमने अलग अलग तरीके से युवाओं के एंगल से देखने की कोशिश किया गया है, खास तौर से दलित युवाओं के एंगल से समझने की कोशिश किया गया, क्योंकि SC/PTSP का फंड आता है। तो पूरे बजट में युवाओं के लिए क्या है, इस बात को लेकर के युवा दस्तक के इस मंच पर युवाओं का जो एक्शन है, क्योंकि युवा दस्तक भी आज़ादी के अमृतकाल में शुरू किया गया और इस साल के बजट में जिसको बजट पेश करते हुए बोला गया है कि अमृतकाल का बजट है। और अमृतकाल के बजट में युवाओं को क्या मिला है, उसके विश्लेषण, उसको चर्चा करने के लिए तमाम युवा साथियों के साथ हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस पैनल में युवा दस्तक पर युवा साथी बैठे हुए हैं, वो भी बात रखेंगे। और तमाम वो साथी जो युवा दस्तक के साथ जुड़े हैं, मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि आपको अब वो बात भी उठानी पड़ेगी कि इस देश के बजट में युवाओं की हिस्सेदारी क्या है, इस देश के बजट में युवाओं का बजट क्या है, युवाओं को क्या मिला है। एक तरफ देश में आर्थिक संकट है, एक तरफ देश में युवा पलायन करके जा रहे हैं, एक तरफ देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, एक तरफ देश वो बताया जा रहा है कि आज की तारीख में भारत में सबसे ज़्यादा युवा है। तमाम आंकड़ों को आप रिसर्च करते हैं, तमाम आंकड़ों को आप देखते पढ़ते हैं, तो ये चीज़ हमारे सामने है कि आज की तारीख में भारत में सबसे ज़्यादा युवा है। तो आज़ादी के अमृतकाल में सबसे ज़्यादा युवा है, अमृतकाल का बजट बताया जा रहा है, तो क्यों ना इस देश के युवा इस बात को उठाएं, इस देश के युवा इस चर्चा को आप सबके सामने रखें कि इस देश के बजट में युवाओं को क्या मिला है, युवाओं के लिए कौन सी स्कीमें हैं, युवाओं को कितना पैसा दिया है। जब इस देश में 60% से ज़्यादा युवाओं की पॉपुलेशन है, तो क्या बजट में भी 60% से ज़्यादा युवाओं के लिए रिफ्लेक्शन दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो युवा दस्तक की टीम उसी विश्लेषण के साथ आप सबके साथ यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। युवा दस्तक पिछले 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस से शुरू किया गया एक युवाओं का कैंपेन है, जो कि युवाओं के मुद्दों की बात करता है, युवाओं के हक की बात करता है और युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए संचालित एक ऐसा संगठन जो युवाओं के हक की बात करता है भारत के संविधान की और संविधान में दिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की। क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम देखते हैं कि ना हमें समता मिली, ना समानता मिली, ना बंधुता मिली, ना न्याय मिला और उस सब के लिए ना आज़ादी मिली, उस सब के लिए आज भी संघर्ष जारी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव तो हमने मनाया, हमने भी वेलकम किया, हम सब युवाओं ने वेलकम किया आज़ादी के अमृत महोत्सव का। लेकिन अब सवाल इसलिए है क्योंकि इस देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब इस देश के संसद में बजट पेश किया 2023-24 और उस बजट को जब गाजे वाजे के साथ प्रस्तुतिकरण में ये बात बोला गया कि ये देश के अमृतकाल का पहला बजट है। तो अमृतकाल के बजट की जब बात आई तो युवा बात कर रहे हैं इस देश के अमृतकाल के बजट में युवाओं को क्या मिला है, और उसी विश्लेषण के साथ हम यहाँ पे बातचीत करेंगे और युवा साथी जो है वो आपके साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे कि युवा इसको किस तरीके से देख रहे हैं। अगर हम टोटल बजट की बात करें जो इस साल देश की सरकार ने बजट पेश किया है, हालांकि आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, युवा परेशान है, सड़क से लेकर के संसद तक युवा संघर्ष कर रहे हैं। आप देखते हैं आए दिन यूनिवर्सिटी के बाहर युवा अपने स्कॉलरशिप की लड़ाई लड़ते हैं, आप देखते हैं युवा पलायन की तरफ जाते हैं, आप देखते हैं युवा रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस देश के युवाओं ने
बेरोजगारी दिवस भी मना दिया। तो जब इस देश का एक 60% का तबका युवा पॉपुलेशन इस देश से सवाल कर रही है, देश से बात कर रही है कि हमारे लिए क्या है, क्योंकि जैसे ही ये सरकार आई थी तो फिर से बड़े वादे किए गए थे कि युवाओं के लिए तमाम रोजगार मिलेंगे, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, हम उस प्रयास के साथ हैं, लेकिन हम ये बात भी बताना चाहते हैं कि इस देश की सरकार को ठोस तरीके से युवाओं के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, उनके लिए बजट आवंटन करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। तो युवा दस्तक पर आज हम थोड़ा बजट विश्लेषण करेंगे युवाओं के एंगल से कि इस देश के बजट में युवाओं को क्या मिला है। तो अगर हम टोटल बजट देखते हैं कि इस देश का जो टोटल बजट है वो है 49,90,842.73 करोड़। इस पूरे बजट में अगर हम एससी बजट, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बजट को देखते हैं, जिससे अनुसूचित जाति का कल्याण होगा, यानी कि इस देश में दलित युवाओं का भी कल्याण होगा, उसके लिए जो बजट आवंटन किया गया पूरे एससी कम्युनिटी के लिए, जिससे उनको लाभान्वित हो सकते हैं, 1,59,126.22 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,19,509.87 करोड़। लेकिन ये टोटल बजट है, इसमें जब हम टारगेट स्कीम में जाते हैं तो एससी के लिए 30,475 करोड़ और एसटी के लिए 24,384 करोड़ ये फंड दिया गया है। इससे क्या होने वाला है, अगर हम यूथ के एंगल को देखते हैं, हमारी टीम ने, हम लोगों ने युवा और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए बजट को इसमें देखा है कि स्वतंत्र विशेषज्ञ की अगर हम बात करें, जो विशेषज्ञ समूह है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको CMIE बोलते हैं, के द्वारा जो आंकड़े जारी करे गए दिसंबर 2022 में, भारत में बेरोजगारी की दर 8.3% हो गई है, जो कि बहुत बड़ा सवाल करता है। तो शहरी इलाकों में ये 10.09% और ग्रामीण इलाकों में 7.44% हो गई है। CMIE डैशबोर्ड पे जो उपलब्ध आंकड़े हैं वो ये बात को दर्शाते हैं कि यह दर पिछले 16 महीनों में सबसे ऊंची बेरोजगारी की दर थी। भारत की बेरोजगारी की दर अब महामारी के दौरान देखी गई बेरोजगारी के उस स्तर को भी पार कर चुकी है जब लाखों लोगों ने से उनका रोजगार छीना गया था। CMIE के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के पहले 3 हफ्तों के दौरान बेरोजगारी दर 8.85% सामने आई थी। अब इसको अगर और विश्लेषण में आप देखते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि युवाओं को किस तरीके से ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि जब कोविड-19 का दौर हमने देखा, कोविड-19 में 6 से 8% के स्तर से कहीं ज़्यादा है। अब कई देशवासियों की नौकरी चली गई, जिसमें युवाओं ने नौकरी छोड़ दी। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक है कि नए रोजगार पैदा करने की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो गई है, जो युवाओं को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि इस देश का बजट आया तो युवाओं के लिए क्या है। वर्ष 21-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कोविड के दौरान कुल विकास दर में गिरावट आने के बावजूद कृषि संबंधी गतिविधियों में मजबूती देखी गई थी। शहरी क्षेत्र में नौकरी खोने वाले मजदूरों के कृषि की ओर रुख करने के कारण यह क्षेत्र बाकी क्षेत्र के मुकाबले कम प्रभावित हुआ था, जब हमने कोविड के दौरान देखी गई थी। औसतन अगर विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार आप भारत में हाशिए पर मौजूद जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, समुदाय हैं, वो औसत से 20 वर्ष पीछे है। मतलब जो औसतन ग्रोथ चल रहा है उससे इस देश के, क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि इस देश के SC/ST कम्युनिटी है और खासतौर से उनके युवा है, वो 20 साल पीछे है, जिसका कारण इस समुदाय के साथ भारतीय समाज में जो बाहर रखा जाना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाना, ऐतिहासिक रूप से जातिगत तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाना, तो तमाम ये उदाहरण है जो ये बात को बताते हैं कि किस तरीके से उनके साथ दोहरे तरीके का व्यवहार किया जाता है। और ये बात इसलिए भी उठाना जरूरी है क्योंकि जब तक हम इस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तब तक शायद हम युवाओं के उस बजट, उस दृष्टिकोण को नहीं समझ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि जिससे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो है युवाओं के पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप। जब स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो आखिर हम युवा खेल मंत्रालय के बजट को देखते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही हैं जिस तरीके से अमृतकाल की कल्पना और अमृतकाल के बजट को रखा गया है। फिलहाल युवा दस्तक की टीम युवाओं के एंगल से एक एक परत दर परत हमारे स्कीम में
उसका विश्लेषण करेंगे, जिसके विश्लेषण को हम बाद में भी आप सबके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन आज की इस चर्चा में जहां पे हम मीडिया के साथ, तमाम युवाओं के साथ और देश के तमाम युवाओं के साथ बात कर रहे हैं कि इस देश के बजट में युवाओं को क्या मिला है, हम अपनी बात को यहाँ रोकेंगे, हमारे और युवा साथियों के अनुभव को सुनेंगे। लेकिन एक बात मैं आप सबके साथ रखना चाहूँगा, पूरे देश के युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि युवा दस्तक उस आवाज को उठा रहा है कि इस देश में युवाओं का बजट क्या है, क्योंकि इस देश में यूथ पॉलिसी है, इस उत्तर प्रदेश में यूथ पॉलिसी है, लेकिन उस यूथ पॉलिसी पे कोई ठोस काम नहीं किया गया है। तो हम ये अपील करते हैं कि आने वाली सरकारें हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, उसका भी बजट विश्लेषण युवाओं के एंगल से युवा दस्तक के युवा साथी करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल के तौर पे मैं एक ही अपील करना चाहेंगे कि ये सवाल हर युवा, हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले, हर देश के, प्रदेश के, जिले के किसी भी कोने में युवा बैठा हुआ है तो वो अपने जनप्रतिनिधि से, अपने नेताओं से, इस देश की सरकारों से ये अपील करें कि इस देश का बजट तो आ गया, लेकिन इस बजट में युवाओं को क्या मिला है, उस युवाओं के सपने कहाँ हैं, उस युवाओं के लिए जिसकी बात सरकार करती है। क्या युवा सिर्फ झंडा, डंडा, बैनर उठाने का काम करेगा? क्या युवा सिर्फ जो है नारे लगाने के काम करेंगे? या युवा सिर्फ जो है जितने भी चीजें आ जाए उसमें चैरिटी के नाम पे आगे आकर के मुख्य कड़ी में खड़े होकर के काम करेंगे? इस देश ने ये भी देखा और उस पर युवा दस्तक ने कई युवाओं का इंटरव्यू भी किया। युवाओं ने इसमें सवाल भी उठाया कि इसी साल हमारे युवाओं के लिए इस देश की सरकार एक बहुत अच्छी, जिसकी सरकार वकालत कर रही है, अग्निवीर जैसी भर्ती प्रक्रिया लेकर के आई, लेकिन युवाओं ने उसके लिए भी बहुत जबरदस्त आंदोलन किया कि क्या 4 साल में युवा अपने लिए उस भर्ती के और उस सपने को पूरा कर पाएंगे। तमाम सवाल है। फिलहाल हम फोकस करते हुए युवा दस्तक पे आज चर्चा कर रहे हैं कि युवाओं को इस बजट में क्या मिला। तो हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं और युवाओं के मुद्दे क्या हैं जिसको आप सब इस युवा एक्शन के माध्यम से रखना चाहते हैं। हमारे साथ अर्चना मंसूरी है, मैं चाहूँगा अर्चना अपनी बात करें। जय भीम, मेरा नाम अर्चना मंसूरी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन में पढ़ रही हूँ। मैंने देखा है कि मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। पिछली साल मेरी स्कॉलरशिप आई थी, मैंने नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो मेरी स्कॉलरशिप आई थी, आधी आई थी। और इस बार तो स्कॉलरशिप का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है बजट नहीं है, हम स्कॉलरशिप नहीं दे पाएंगे। तो जब आप हमारी स्कॉलरशिप नहीं दे पाएंगे तो हम स्टूडेंट्स पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। खास करके लड़कियों की पढ़ाई स्कॉलरशिप पे ही डिपेंड होती है। समाज कहता है कि यूथ है तो भविष्य है, मतलब आगे का भविष्य यूथ ही है। तो जब यूथ पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर क्या भविष्य, आगे का भविष्य कैसा बनेगा, वो हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसा रहेगा हमारा भविष्य। अगर यूथ सबसे ज़्यादा यूपी से पलायन करके जाते हैं बाहर, पलायन करके जब उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर वो क्या ही कर पाएंगे, यही काम करेंगे बाहर जाके, ना वो पढ़ पाएंगे ना वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई कर पाएंगे। बस थैंक यू। ओके, तो अर्चना ने स्कॉलरशिप की बात रखी जो कि हर एक युवा की एक बहुत बड़ी डिमांड है। हमारे साथ मनी प्रजापति है, मैं मनी से चाहूँगा कि वो बताएं कि युवाओं के नज़रिए से इस बजट में आप क्या देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनी है और हम युवाओं के लिए काम करते हैं, दलित युवाओं के साथ। दलित युवा ज़्यादातर देखा जाता है वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको वो सोचते हैं कि अगर हम बाहर जाके काम करके आएंगे तो हमारा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वो फीस इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि हाँ स्कूल से हमें स्कॉलर मिलता है, लेकिन उनको स्कॉलर, क्योंकि वो एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं, इसके बाद स्कॉलर के लिए भी फॉर्म भरते हैं और चक्कर भी काटते रहते हैं, लेकिन उनको स्कॉलर नहीं मिलती है। वो पूरा फॉर्म सबमिट कर लेते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हमें इसे भी देखना, बाहर जाके काम भी करना है, बार बार आके इसको स्कूल में आके चेक नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई भी करना चाहते हैं और घर का खर्चा भी चलाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ दलित लोग इतने हैं कि वो उनके घर में सरकारी नौकरियां नहीं है जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके। जो भी युवा हैं वो अपने घर को लेकर साथ में चलना होता है उनको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग युवाओं के लिए कुछ देना चाहते हैं, स्कॉलर के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, नौकरियाँ हैं, और अगर वो बाहर जाके काम नहीं करना चाहते हैं, स्थायी रूप से रह के काम करना चाहते हैं, तो युवाओं के लिए नौकरियाँ जल्द से जल्द निकालें। आप लोग हर साल कह देते हैं कि हाँ हम नौकरियाँ 6 महीने, लेकिन आज 5 साल होने वाले हैं, सरकार की तरफ से बहुत कम ही नौकरियाँ मिली हैं। तो सरकार से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट दिया जाए।
ठीक है, तो धन्यवाद। थैंक यू बनी। मैं अर्चना को कुछ बात जोड़नी थी। जैसे मैंने देखा है अभी ये बैक लगा दी जा रही है स्टूडेंट्स की एग्जाम में, और उस बैक के एक सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में बैक लगी है, और एक सब्जेक्ट की 1050 ले रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी जब हम अपनी पढ़ाई के लिए इतनी मुश्किल से पैसा जुटा पा रहे हैं, तो जब स्कॉलरशिप ही नहीं आएगी तो हम वो बैक के पैसे कहाँ से देंगे? बच्चों उससे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बैक के मांग रहे हैं कॉलेज में, कहाँ से देंगे हम? ओके, थैंक यू। अभी मैं प्रद्युम्न से चाहेंगे कि वो यूथ के साथ जो काम कर रहे हैं वो अपने अनुभव और इस बजट में वो क्या देखते हैं उसको साझा करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रद्युम्न है और मैं भी युवाओं के साथ काम करता हूँ। देखा जाता है कि बुंदेलखंड में रोजगार और सूखा का दौर ज़्यादा चलता है। यहाँ पर बेरोजगारी का दौर ज़्यादा चलता है। लोग अपने घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़कर अदर स्टेट में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। अगर वही रोजगार उनको यहाँ बुंदेलखंड में मिलेगा तो अपना घर परिवार बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे। थैंक यू। ओके, अगले क्रम में मैं मधु अनुरागी से चाहेंगे कि वो भी युवाओं के साथ, खासतौर से युवा लड़कियों के साथ काम करती हैं, वो किस तरीके के उनके अनुभव और इस बजट में वो क्या देखते हैं उसको साझा करें। मधु। नमस्कार, आप सभी को जय भीम। इस युवा दस्तक में आपका स्वागत है। मेरा नाम मधु अनुरागी है। मैंने जहाँ तक अपने जालौन जिला के बीच ग्राम पंचायत में काम कर रही हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है करीब से जाके उन दलित परिवारों की बच्चियों का मतलब जिन लोगों को पेट के लिए रोटी के गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, वो सीमांत किसान है तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? स्कॉलरशिप नहीं आता है, उसकी वजह से लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है और उस कम उम्र में शादी भी हो जाती है। जैसे कि मेरा भी ऐसा हुआ कि मैंने बीएड का फॉर्म डाला स्कॉलर बेस में, लेकिन मेरा बीएड का स्कॉलर नहीं आया तो मेरा बीएड कंप्लीट भी नहीं हो पाया। ओके, तो अगले क्रम में मैं चाहूँगा कि सचिन हैं वो अपनी बात को रखें, यूथ के साथ काम करते हैं। सचिन। जय भीम, मेरा नाम सचिन है। दलित स्टूडेंटों का स्कॉलर समय से नहीं आया, जिससे कि स्टूडेंटों की पढ़ाई छूट जाती है। यहीं बुंदेलखंड में दलित स्टूडेंट पलायन करके चले जाते हैं रोजगार के लिए, और आखिर कब सुधरेगी दलित स्टूडेंटों की हालत? थैंक यू। तो आखिर कब सुधरेगी दलित स्टूडेंट की हालत, ये इस देश के दलित युवा केंद्र सरकार से जिसमें बजट बनाया उनके साथ हम सिफारिशों के साथ ये बात रख रहे हैं। मैं ज्योति से चाहूँगा कि वो युवा लड़कियों के साथ काम करती हैं, ज्योति यादव, वो अपनी बात रखें। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है। मेरा यही कहना है कि मतलब सरकार वैकेंसी के नाम पे जो निकालती है वैकेंसी, वो सिर्फ पेपरों तक ही आती है, पेपर तक आती है, उसका फॉर्म भर फिल करवा लेते हैं, तो लोग मतलब फॉर्म भी डाल देते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके, बट कंप्लीट नहीं हो पाती। कहीं कोर्ट का चक्कर लगाना होता है, कहीं इधर कहीं उधर दौड़ाते रहते हैं। आज तक कोई वैकेंसी पूरी नहीं होती, इसलिए सब बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरा कहना है वैकेंसी निकले। तो आपने कई युवाओं को सुना, कोई वैकेंसी की बात कर रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, और ये देश की सच्चाई है। मैं आप बजट पे आता हूँ, हमारे पास इस साल के बजट डॉक्यूमेंट में हमें युवा शक्ति का बजट बताया गया। इस डॉक्यूमेंट में शब्द लाए हैं इस देश की सरकार कि अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण, यानी कि युवा शक्ति का सशक्तिकरण। और उस सशक्तिकरण में जो बता रहे हैं, पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 4.0 है, ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोचिंग, एआई, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन आदि ये कौशल विकास में शामिल किया है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में उन्होंने मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन समक्ष करने, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमता रोजगारों की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ये साल सरकार युवाओं के युवा शक्ति बजट और अमृत काल के अमृत पीढ़ी के सशक्तिकरण के बजट में स्कीम लाई है, राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये बात सरकार ने इस बजट में बोली है। साथ ही साथ युवा सशक्तिकरण और अमृत पीढ़ी के सशक्तिकरण के बजट में सरकार ने जो लाए हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य की राजधानियों में
टी मॉल की स्थापना, एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा। ये सरकार इस सब के माध्यम से बताना चाहती है कि हम अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण करेंगे। बहुत बड़े सवाल हैं और युवा इस बात को कह रहे हैं कि ये तमाम बड़े बड़े शब्द, बड़ी बड़ी भाषाएं हमें समझ में नहीं आती। हमें सिंपल सी बात ये समझना है कि इस देश में सबसे ज़्यादा युवा है, उनको रोजगार कम मिलेंगे, नौकरी कम मिलेगी, उनको शिक्षा कम मिलेगी, उनको स्कॉलरशिप कम मिलेगा और उनकी लाइवलीहुड सिक्योर कब होगी, क्योंकि आज युवा दर दर भटक रहा है और तमाम तरीके के दूसरे व्यसनों में शामिल हो रहा है, क्योंकि इस देश में युवाओं के लिए ठोस नीति नहीं है जिससे युवा भटक रहे हैं। और इस युवा दस्तक के माध्यम से युवा देश के प्रधानमंत्री जी, देश की वित्त मंत्री जी और आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के बजट और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी से ये अपील और आग्रह करना चाहेंगे कि इस देश की युवा नीति पे काम करने की जरूरत है, इस प्रदेश की युवा नीति पे काम करने की जरूरत है और बजट को भी युवाओं के दृष्टिकोण और युवाओं की योजनाओं के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए बनाने की जरूरत है। तभी इस देश में युवाओं का सशक्तिकरण हो सकता है और इस देश में सच्चे मायने में अमृत काल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका सपना पूरा हो सकता है। फिलहाल आज की इस चर्चा में बजट को विश्लेषण करते हुए युवाओं ने आप सबके साथ बातचीत रखी। इस देश के बजट में युवाओं को क्या मिला, इसका विश्लेषण किया। आप सब हमारे साथ बने रहें। युवा दस्तक पर हम हर रोज युवाओं की कहानी लेकर के आते हैं, युवाओं के एक्शन पे बात करते हैं और आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का भी विश्लेषण आप सबके साथ लेकर के आएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के बजट आने से पहले देश के बजट जो 1 फरवरी 2023 को देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उस बजट में युवाओं के लिए क्या है इसका विश्लेषण करते हुए आप सबके सामने रखा। आप सब देखते रहे युवा दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।